नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो गणित की आज की कक्षा में हम 15वीं प्रश्नावली आपकी जो शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता की। तो पहले हम सीधे टेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्नवाली जो 15वीं प्रश्नावली आपकी जो है प्रश्नमाला, ये आपकी परीक्षा में अभी जो है वो नए सिलेबस के अनुसार 5 अंकों की रखी गई है। आप इसमें ध्यान रखिए कि इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने 14वीं प्रश्नावली की थी, वो थी आपकी 11 अंकों की। तो आप देख सकते हैं कि 11 और 5 हो गए 16। तो जो बच्चे गणित में थोड़े से अपने आप को जो कमजोर पाते हैं, यदि ये 2 प्रश्नावली भी वो कर लेते हैं तो उनके लिए पास होना बिल्कुल आसान, यानी वो पक्के पास हो सकते हैं। तो ये 2 प्रश्नावली आप जरूर करें, सभी बच्चे करें इसको। और प्रश्नावली जो प्रायिकता की है ये बहुत ही आसान है। ये डर जो है आप बिल्कुल पहले मन से निकाल दीजिए कि प्रायिकता जो कोई मुश्किल प्रश्नावली है। तो प्रायिकता का पहले तो आप सबसे पहले नोट कीजिए कि प्रायिकता का केवल एक यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर PE जो लिखा देख रहे हैं आप, P का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, जो इंग्लिश में प्रायिकता क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो और E का मतलब हो गया घटना या इवेंट। तो यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता को PE से व्यक्त करते हैं। उसका सीधा सा सूत्र है कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम जिस भी बात की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, जिस घटना की, इवेंट की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं वो गिनेंगे। और बटे में देखिए आप प्रयोग के सभी संभव परिणाम, यानी उस घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या को गिनेंगे। और अनुकूल परिणामों की संख्या में हम जो है वो कुल परिणामों की संख्या का भाग लगा देंगे। तो प्रायिकता आप जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी कोई ज़्यादा अपने इसमें भूमिका नहीं बांधे, मैं आपको सीधे सीधे सवाल करके बताऊंगा ताकि आपको ये सब बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि अनुकूल परिणाम क्या होते हैं और संभव परिणाम क्या होते हैं। मैं साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन हम सवाल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी 1-2 बातें आप नोट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं PE प्लस PE नहीं, तो यहाँ पर ये कि देखिए कोई भी घटना होती है तो या तो वो होती है या वो नहीं होती है। तो PE का मतलब है उसके होने की संभावना और PE नहीं का मतलब उसके नहीं होने की संभावना। तो दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी भी प्रायिकता में उसकी होने और न होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये आप याद रखिए। तो इसी को E नहीं को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, PE पर यहाँ पर बार लगा करके। तो ये भी सेम ही सूत्र हो गया। और इस प्रकार से आप यहाँ से जो इसको ले जा करके माइनस में इस सूत्र को लिखेंगे तो इस प्रकार न होने की संभावना जो PE नहीं जो है वो 1 माइनस PE, यानी 1 में से होने की संभावना घटा दें तो न होने की संभावना ज्ञात की जा सकती है, प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप ये देखिए कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता जो PE होती है वो 0 से या तो बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। अर्थात प्रायिकता का निम्नतम मान कितना होता है, 0 होता है। और प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती। और आप यहाँ देख सकते हैं कि या तो 1 से छोटा मान होता है या 1 के बराबर होता है। अर्थात प्रायिकता का अधिकतम मान जो है वो 1 होता है। तो प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान जो है वो आप कितना लिख सकते हैं, वो होता है 0। और अधिकतम मान कितना होता है, 1। तो ये भी आप याद रखिए कि प्रायिकता की रेंज कहाँ से होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से कम नहीं होती और 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती, तो इसके बीच में रहती है हमेशा। तो ये बातें जानने के बाद हम सीधे सवालों पर चलते हैं। मैं 2 सवाल आपको आपके टेक्स्ट से बाहर है वो करके आपको पहले बताता हूँ और उसके बाद हम हमारी प्रश्नावली पर चलेंगे। और मेरा 2 सवाल करने का सबसे उद्देश्य आपको यही है कि आपके मन से डर निकल जाए प्रायिकता का। तो इसलिए हम चलते हैं 2 सवालों पर। इस सूत्र को जो हम लगा करके देखते हैं किस प्रकार से प्रायिकता को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो पहला सवाल देख रहे हो, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सवाल है पासे का। तो पासा बच्चों आप जानते हो, जब आप लूडो खेलते हो तो जो पासा फेंकते हो तो वो घनाकार होता है, उसके आपको पता है उसके पे 6 पृष्ठ होते हैं उसके, और 6 पर 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो इसमें ये कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो ये सवाल मैं आपको करके बताता हूँ
कि किस प्रकार से आप जो है वो इन सवालों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कहा है कि एक पासे को फेंकने पर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप ये लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर या उछालने पर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो आप जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर जो है वो क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप जानते हो कि एक पासे को यदि हम फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इनमें से कोई भी एक अंक प्राप्त हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार से आप देखें कि परिणाम कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तो बस यही चीज होती है कुल परिणाम। तो है अतः आप लिखेंगे अतः कुल परिणामों की संख्या। तो अतः कुल परिणाम, तो जो सूत्र में कुल परिणाम होता है बस वो यही चीज होती है। अतः कुल परिणाम कितने हो गए, यानी कुल परिणाम आपके पास हो गए 6। बस एक चीज आपको ज्ञात हो गई कि कुल परिणाम कितने हो गए, आपके पास 6 हो गए। अब हमें ज्ञात करना है कि 4 से बड़ा अंक आने की। तो आपके पास जो घटना की प्रायिकता है वो 4 से बड़ा अंक होने की है। तो इनमें से 4 से बड़े अंक कौन से हैं, तो हम ये लिखेंगे 4 से बड़े अंक। तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से आपके पास, देखो 4 से बड़ा अंक कौन सा है, 5, 6 और 6 है। ठीक है, तो 5 और 6 हो गए। तो ये हो गए अनुकूल परिणाम, यानी जिसकी प्रायिकता पूछी है उसके पक्ष में कितने नंबर हैं, उसके पक्ष में 2 नंबर है, 5 और 6, 4 और 5। तो इनको कहते हैं अनुकूल परिणाम। तो अपने लिखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी अतः अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो बस ये हर बार जब भी आप सवाल करें तो आपको 2 चीजें ये ज्ञात करनी है, कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी हो गई, वो हो गई 2, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल परिणाम 6 प्राप्त हुए और अनुकूल परिणाम आपके पास कितने प्राप्त हो गए, ये हो गया आपके पास 2। तो अब प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो यह आप सीधी लिख दें प्रायिकता, क्योंकि जिसकी प्रायिकता आप ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रायिकता आपके पास हो जाएगी, आप यहाँ लिखेंगे प्रायिकता हम लिखते हैं PE से इस प्रकार से। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इस प्रकार बस आप छोटा सा सूत्र लिखा करें, अनुकूल परिणाम और इसके बटे में क्या होता है, कुल परिणाम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम। बस अब आपने जो अनुकूल परिणाम कितने निकाले वो देख लीजिए। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 2 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो यदि ये सरल हो सकते हैं तो आप इनको सरल कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो इस प्रकार से प्रायिकता कितनी ज्ञात होगी आपको, 1/3। तो देखिए ये सवाल है, बस आप ये 2 चीजें नोट करनी आपको, बस आप मन में बिठा लीजिए कि हमेशा आपको क्या करना है, एक तो कुल परिणाम ज्ञात करने कितने हैं और एक अनुकूल परिणाम ज्ञात करने कितने। बस फिर ये सूत्र लगा दीजिए तो आपका सवाल जो बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं, एक सवाल और करके आपके बिल्कुल डर को खत्म करते हैं। तो दूसरा सवाल हमें ये कह रहा है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या है। तो इस बार हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या होने की। तो पहले तो हमें 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं, 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो 1 से 17 तक जो होती है उनको पहले हम लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 से 17 तक की जो संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और होगी 17।
तो इस प्रकार से देखो कुल परिणाम कितने हो गए। तो चूंकि 1 से 17 तक संख्या है तो कुल संख्याएं कितनी होगी 17। तो देखो पहली चीज हमें प्राप्त हो गई, अतः कुल परिणाम, अतः कुल परिणाम। तो कुल परिणाम देखिए आपके पास कितने हुए, कुल परिणाम आपके पास हो गए 17। चूंकि 17 संख्याएं तो 17 परिणाम हो गए। अब हमें ही पूछा है कि अभाज्य संख्याएं, तो हम यहाँ पर पहले अभाज्य संख्याओं को ढूंढेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, पहले उन चीजों को ढूंढेंगे। तो अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं पहले हम इनमें ढूंढते हैं। तो आप ये देखें कि इनके अंदर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, यानी वो संख्याएं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है, 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11, क्योंकि ये 9 जो विषम संख्या होती है अभाज्य संख्या नहीं होती है। फिर उसके बाद 13 और फिर आपके पास होती है 17। तो इस प्रकार आप देखो कि आपको कितनी संख्या मिल गई, कौन कौन मिल गई, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वो मिली आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो देखो ये कितनी होगी आपके पास 7 होगी ना। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम। अतः अनुकूल, बस 2 ही चीजें ज्ञात करनी होती है। आपको रट जाना चाहिए कि हमें 2 ही चीजें चाहिए, एक चाहिए कुल परिणाम, एक चाहिए अनुकूल परिणाम। तो कुल परिणाम 17 प्राप्त हुए और अनुकूल परिणाम प्राप्त हो गए 7, क्योंकि ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर देंगे बस। तो प्रायिकता का वही सामान्य सा सूत्र जो आपको एक बार में ही याद हो सकता है, याद हो गया होगा आपको। तो PE बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम, इसको आप बार बार लिखें ताकि आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए आपको, चूंकि अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता में ज्ञात करनी थी तो उसके पक्ष में हमारे पास है 7 परिणाम और कुल परिणाम कितने हैं 17। तो देखो प्रायिकता होगी 7 बटे 17। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हम प्रायिकता के सवाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप गौर से सुन लीजिए, आपको 2 चीजें ज्ञात करनी है। जब भी आप प्रायिकता ज्ञात करें तो पहले कुल परिणाम ज्ञात करें और फिर अनुकूल परिणाम ज्ञात करें और फिर जो है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम का ये सूत्र लगा दें। तो इस प्रकार से आपकी प्रायिकता बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। अब हम हमारी जो प्रश्नावली है उसको शुरू करते हैं। हमारी जो 15वीं प्रश्नावली है उसको शुरू करते हैं। पहले एक बात और जान लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया था यादृच्छिक चयन। तो यादृच्छिक चयन का मतलब होता है रैंडमली चयन करना। मतलब ये कि ये जो हमारे पास 17 संख्याएं हमने यहाँ पर देखी, ये आप देख रहे हैं 1 से 17 तक, इनमें यादृच्छिक का मतलब है कि हमें जानबूझकर कोई संख्या को नहीं चुनना है। बस हमने कहीं भी इनमें से किसी एक संख्या को उठा लिया तो वो कहलाता है यादृच्छिक चयन। अब जैसे मान लीजिए हमने अचानक एक संख्या को उठा लिया 11, तो अब देखते हैं कि या तो ये अभाज्य संख्या होगी या फिर नहीं होगी। तो ये जो अभाज्य संख्या होती है, तो इस प्रकार से हम इसमें से यादृच्छिक चयन करेंगे तो हमारे पास यही 7 संख्या आएगी जो अभाज्य हो सकती है। किसी एक का चयन करना मतलब केवल 11 का ही नहीं है, किसी का भी चयन करें तो इस प्रकार हमारे पास 7 बार ऐसे परिणाम आएंगे जो अभाज्य हो सकते हैं, बाकी अभाज्य नहीं है। तो यादृच्छिक का मतलब होता है बिना किसी पहले तय किए किसी भी परिणाम को, किसी भी संख्या का चयन करना है, किसी भी वस्तु का चयन करना क्या कहलाता है, यादृच्छिक चयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बैग, जो आपका बैग होता है, जो स्कूल बैग होता है, तो उसमें आपकी बुक्स होती है। तो उस बैग में आप बिना देखे यदि हाथ मारें और कोई भी एक किताब आपके हाथ में आए तो वो होता है यादृच्छिक चयन। यदि आप देख करके निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आप गणित की किताब को पहचानते हैं, तो आप गणित की किताब ही निकालेंगे। लेकिन यादृच्छिक का चयन का मतलब है कि आप बैग में हाथ डालें और एक किताब निकाल लें, वो होता है यादृच्छिक चयन। तो वो चूंकि उसमें किताबें तो जो आपकी उनमें से कोई किताब आएगी, यदि आपकी नोटबुक्स उसमें नहीं है तो किताब ही आपके हाथ में आएगी, तो ये चयन कहलाता है यादृच्छिक चयन। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपकी 15वीं प्रश्नावली का पहला सवाल, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर 15.1 प्रश्नावली आपको दिखाई दे रही है।
तो जो आपके टेक्स्ट के सवाल है वो यहाँ से शुरू होते हैं। वो सवाल तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे ताकि आपको प्रायिकता की बात समझ में आ जाए। तो कुछ छोटी छोटी बातें पहले आपको यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि घटना ई की प्रायिकता मतलब उसके होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता का योग हमेशा यहाँ पर आपको जोड़ कर ना, मतलब योग कितना होता है हमेशा, तभी हमने देखा था कि वो योग होता है आपके पास 1, ठीक है। यानी आपने देखा किसी घटना के होने की प्रायिकता को PE कहते हैं और न होने की प्रायिकता को क्या कहते हैं, PE नोट कहते हैं उसको, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो उनका योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यही बात आपको यहाँ पर कही है। फिर कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता जो हो ही नहीं सकती वो क्या हो सकती है, उसकी प्रायिकता तो 0 होती है। और ऐसी घटना को क्या कहलाते हैं, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है कि जो हो ही नहीं सकती, असंभव घटना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी बैग है, अब आपकी बैग में आपकी पुस्तकें हो सकती है या उसमें नोटबुक हो सकती है। तो यदि कोई कहे कि इस बैग में से कोई चुटकुलों की किताब होने की प्रायिकता, तो उसमें चुटकुलों की किताब कहाँ से हो सकती है, तो इस प्रकार से वो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी और उसका जो है वो घटना कहलाती है असंभव घटना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। फिर उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है। तो उस घटना की प्रायिकता, तो जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास एक बैग है या कोई भी एक थैला है जिसमें केवल लाल बॉल है उसमें, ठीक है। केवल क्या, उसमें लाल गेंदें हैं, एक थैले में लाल गेंद है। अब यदि उस थैले में से एक बॉल निकालेंगे तो वो निश्चित रूप से लाल ही निकलेगी। तो इसलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और उससे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहलाती है ये। फिर ये कह रहे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो एक घटना के यदि हम अध्ययन करें तो उसमें जितनी प्रकार की घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं को यदि हम जोड़ें तो जो है वो उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 से 17 तक हमने संख्याएं चुनी थी, ठीक है। तो 1 से 17 तक चुनी, तो उसमें से विषम संख्याएं हो सकती है, सम संख्याएं हो सकती है, और उसमें अभाज्य संख्याएं हो सकती है, उसमें संयुक्त संख्याएं हो सकती है, ठीक है। उसमें वर्ग संख्याएं हो सकती है। ऐसी सभी प्रायिकताओं को यदि हम जोड़ेंगे सभी की, तो उनका योग हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप याद रखें क्योंकि ऐसे छोटे प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, अच्छे 1-1 नंबर देने वाले होते हैं। फिर किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो आप जानते हो कि 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, लेकिन 1 से छोटी या फिर 1 के क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो हमने पढ़ा था, या फिर रेंज याद रखिए हमेशा कि PE की जो रेंज होती है, यानी वो हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो अधिकतम 1 हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है। तो अब ये पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। तो यहाँ पर एक शब्द है समप्रायिक, इसको भी समझना है आपको। तो जैसे शब्द आ रहे हैं मैं आपको जब इनको इसके साथ ही स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि आपको जो अलग से जब बताते हैं तो थ्योरी काफ़ी भारी लगने लगती है। लेकिन यहाँ पर समप्रायिक का मतलब होता है कि समान प्रायिकता हो जिनकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ समप्रायिक। तो समप्रायिक का मतलब हो गया जिन घटनाओं की संभावना क्या हो, यानी समान संभावना वाली, यानी समान संभावनाएं। तो जो जिन घटनाओं की समान संभावनाएं होती है वो क्या कहलाती है, वो जो है वो समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। तो हम अब इस प्रश्नावली में जितनी भी घटनाएं करेंगे उनको समप्रायिक घटनाएं कहेंगे।
तो समप्रायिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये समप्रायिक है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि कार जब चलाते हैं तो कार तो हमेशा चलती है, मतलब यूं नहीं है कि कार चलेगी या नहीं चलेगी। तो चलना या नहीं चलना दोनों में बराबर संभावना नहीं है, क्योंकि जब कार खराब है तो हमें पता ही होता है कि कार खराब है, वो नहीं चलेगी। लेकिन हम जब गाड़ी चलाते हैं तो बस गाड़ी के पास जाते हैं और चाबी लगाते हैं और वो स्टार्ट होती है, क्योंकि वो सही है तो हमेशा चलती है। तो इसलिए दोनों संभावनाएं बराबर नहीं है, चलने और न चलने की दोनों संभावनाएं बराबर नहीं है। इसलिए कार चलेगी या नहीं चलेगी, ये समप्रायिक परिणाम इसमें नहीं है। तो ये कथन जो है वो समप्रायिक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है ये। ठीक है, यानी चलने और न चलने की, गाड़ी के चलने न चलने की घटना जो है वो समप्रायिक नहीं होती है इनकी। फिर हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती, ये समप्रायिक है या नहीं है। तो बच्चों ये चीज जो है आप जानते हो कि बास्केटबॉल एक खेल है और खेल में अच्छा खिलाड़ी है तो संभावना बढ़ जाती है और अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो संभावना नहीं होती है। तो इसमें भी जो हम बराबर नहीं कह सकते कि हर बार बॉल डाले या नहीं डाले, दोनों की संभावना बराबर नहीं है, इसलिए ये घटना भी समप्रायिक नहीं है। ठीक है, ये भी क्या चीज है, समप्रायिक नहीं है। मतलब समप्रायिक तभी होती है जब दोनों की संभावनाएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, इन दोनों में से एक घटना आवश्यक रूप से होती है। तो इसीलिए जो ये समप्रायिक होगी कि या तो यह आएगा या ये आएगा, इसमें दोनों में कोई पक्षबाजी नहीं है। तो ये घटना जो है वो बास्केट में बॉल डाले या नहीं डाले, वो तो खिलाड़ी की क्षमता पर, उसकी योग्यता पर, उसके अनुभव पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये घटनाएं जो समप्रायिक नहीं हो सकती। अब आप जानते हैं कि ये जो तीसरा प्रश्न हमारे पास है, सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उत्तर सही है या गलत होगा, ये समप्रायिक है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दो ही चीजें होती है, या तो वो गलत है या वो सही है। तो ये दोनों संभावनाएं जो है वो सही है, दोनों बराबर रहती है कि कोई प्रश्न या तो सही होता है या वो गलत होता है। ठीक है, तो ये समप्रायिक घटनाएं होगी। और एक बच्चे का जन्म होता है तो लड़का या लड़की, तो हम अनुमान तो दो में से एक का ही लगाते हैं हमेशा, तो ये भी समप्रायिक घटनाएं हैं। तो लड़का होना या लड़की होना, ये दोनों ही क्या होगी, समप्रायिक घटनाएं हैं। तो ये समप्रायिक है, मतलब जिनकी संभावनाएं समान हो कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो फिर जो है वो घटना क्या कहलाती है, समप्रायिक कहलाती है। फिर आपके पास यहाँ पर ये कि फुटबॉल के खेल को, ये तीसरा प्रश्न आ गया आपका कि फुटबॉल को खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो यानी सिक्का उछाल करके जो है वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सिक्के को उछालते हैं, चाहे क्रिकेट का मैच शुरू होता है या फुटबॉल का जो भी है, तो बॉल लेने के लिए पहले सिक्के को क्यों उछालते हैं, क्योंकि सिक्के से जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो समप्रायिक होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें, क्योंकि सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये उसको सामान्य परिस्थितियों में समतल सतह पर यदि उसको फेंका जाता है तो हमेशा जो है वो दो में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। तो इसलिए ये परिणाम क्या होते हैं, समप्रायिक होते हैं, आप याद रखें। इसलिए इसको न्याय संगत विधि मानते हैं। इसमें कोई तीसरी संभावना नहीं है, दो संभावनाएं ही रहती है, तो इसलिए इनको समप्रायिक घटना मानते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आप याद रखिए। अब हम एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ आप चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप हमेशा याद रखें कि प्रायिकता का जो अंश है और जो हर है, तो कभी भी अंश हर से जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। या तो हर के बराबर हो सकता है तो प्रायिकता एक हो जाएगी, या हमेशा छोटा ही रहता है। तो ये जो है वो आप जो है वो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो है वो ये सही है, ये प्रायिकता हो सकती है। 15% का मतलब हो गया 15/100, तो ये भी हो सकती है।
और 0.7 का मतलब हो गया 7/10, तो ये भी संभव है। तो इस प्रकार से ये जो है वो प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो है वो यानी ये प्रायिकता माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसका आंसर जो है वो बी वाला होगा, यानी माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि प्रायिकता की जो भिन्न होती है उसमें अंश जो है वो हमेशा या तो जो है हर से छोटा होता है, आप याद रखिए हमेशा, या फिर उसके बराबर हो सकता है जब प्रायिकता 1 होती है, अन्यथा कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं होता है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए। तो यहाँ पर ये माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं कि 5वां सवाल, यहाँ पी का मतलब है होने की संभावना जो किसी घटना की वो इतनी है, 0.05 है, तो ई नहीं ज्ञात करना है। तो पी नहीं ज्ञात करेंगे तो आप इसको यूं लिख देंगे पी नहीं, अर्थात न होने की संभावना। तो पी नहीं ज्ञात करेंगे तो वो होती है, आप जानते हैं हमने एक सूत्र अभी शुरू में पढ़ा था, 1 - पी। तो एक में से आप क्या करें, ये जो आपकी जो पी है उसको घटा देंगे, तो 0.05 आप इस प्रकार से घटा देंगे। तो इसको घटाने का तरीका जो है वो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप यूं करें, जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसमें आप क्या करें, जैसे 1.00 ले लें, और चूंकि ये दशमलव की संख्या थी, ये 0.05, बस दशमलव क्या रहना चाहिए, एकदम सीध में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 जाए 5, और यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो यानी यहाँ 9 बच गया, 10 में से 1 गया, 9 बच गया, और 9 में से 0 जाए 9, और यहाँ पर दशमलव आ गया, और ये यहाँ पर बच गया 0। तो इस प्रकार से कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 0.95, अर्थात न होने की संभावना ये हो गई। अब आपको ये कहा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो देखो आपको पहले बता दिया, एक थैले में केवल नींबू वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके यानी यादृच्छिक चयन करती है वो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। तो आप जानते हो कि संतरे की उसमें कोई गोली है ही नहीं, तो संतरे की गोली नहीं है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास 0। और चूंकि सभी गोलियां जो है वो कौन सी है, नींबू वाली है उसमें, तो जो भी गोली निकालेंगे वो नींबू वाली गोली आएगी, जिसके लिए इसकी प्रायिकता हो गई 1। तो आप जानते हैं कि चूंकि निश्चित घटना हो गई है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो 6 प्रश्न किए इसके, और कुछ शुरुआती बातों को जाना है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, उस वीडियो को पूरा देखें आप, और इसको 2-3 बार देखें, ताकि शुरुआत की कुछ बातें जो है वो आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए, और ये सवाल जो है वो आपको अच्छी तरह आने लग जाए। और ये जो 5 नंबर की प्रश्नावली ये आपके लिए करना बहुत ही, जिन बच्चों की गणित थोड़ी सी कमज़ोर है वो तो इसको अवश्य करें। और एक बार सूत्र को आप फिर देख लें, तो आप जानते हैं कि सूत्र जो है वो क्या होता है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करें उसके पक्ष में जो परिणाम होते हैं, उसके पक्ष में जो संख्या होती है वो होती है अनुकूल परिणाम, और उस घटना के अंदर जितने कुल परिणाम हैं, ठीक है, कि कुल कितने उसमें परिणाम हो सकते हैं वो कहलाते हैं कुल परिणाम। तो ये सीधा सा सूत्र है, ये आप अच्छी तरह हमेशा हर सवाल में लिखें ताकि आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे शीघ्र ही अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।